Hello guys and welcome back to my channel. If you are new to this channel और आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको एक बारी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. डू नॉट वेस्ट टाइम. एक बारी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड कम बैक एज प्रोमिस्ड. जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम की 90 डेज की रिवीजन करने वाले हैं. सो keeping that promise, today is the day two of the revision in which we'll be doing 5 questions of any concept of your class 12. Because आपके पेपर में सेक्शन वाइज जो है वो क्वेश्चन नहीं आने वाले. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन है, मैग्नेटोस्टैटिक क्वेश्चन है. नो, यू विल हैव मिक्स्ड क्वेश्चंस. एंड उन मिक्स्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपने जितने ज्यादा क्वेश्चंस पहले कर रखे होंगे, जितने क्वेश्चंस आपने पहले प्रैक्टिस कर रखे होंगे, उतना आपके लिए बेटर है. क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एक इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है. तो इसलिए हम लोग जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एंड डेरिवेशंस भी करेंगे. एंड साथ के साथ ही हमारे इतने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे. हम लोग हर रोज कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे. तो पेपर से पहले जो हम लोग रिविजन कर रहे होंगे विल बी अमेज्ड कि हमें पहले से ही कितना कुछ याद है. 4 दिन की रिवीजन से 90 दिन की रिवीजन जो है वो बहुत बेटर होगी. इसीलिए आई एम सेइंग यू कि आई एम सेइंग दिस टू यू ऑल कि साथ साथ रिवीजन करो. इतना टाइम डिवोट कर सकते हो आप. अगर 35 से 40 मिनट्स की आपकी वीडियो है, इस पूरी वीडियो को देखो, करो उसको, साथ साथ प्रैक्टिस करो. इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. एंड आई वांट कि मेरे जितने भी बच्चे मुझसे जो पढ़ रहे हैं दे शुड स्कोर 100 आउट ऑफ 100. दैट इज द गोल. दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर. कि हमें तो भाई फिजिक्स में 100 में से 100 ही चाहिए. वी हैव टू ब्रेक द स्टिग्मा कि फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. नो, वी हैव टू शो कि नहीं, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, इफ यू हैव प्रैक्टिस, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, if you have been motivated and if you have been consistent, you can easily score 100 out of 100. We have to show this to everyone. Okay, so we have to stay motivated every day. इसलिए I'll give you 2 to 3 minutes of pep talk every day वीडियो से पहले, ताकि आप थोड़े से वार्म अप हो जाओ for the video. Okay, so let's quickly start now. So yeah, this is the main page. Okay, so okay, so let's start with the question number 1. एक बार इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से जरूर ट्राई कर लें सब लोग. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है. द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज. नाउ यहाँ पर 5.3 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है. इसको प्लीज 0.53 एंगस्ट्रॉम कर लें सब बच्चे. ठीक है, इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. यू हैव टू टेल व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. फाइन. अब आपसे पूछा है उसने रेडियस क्या होगा ऑर्बिट का इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. क्वेश्चन को रीड करते ही हमें पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है एटम्स के चैप्टर का. एंड अब हमें इतना पता है, इतना हमने पढ़ लिया है कि मैम हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है तो एक किस बात की खुशी है, इस चीज की खुशी है कि अब जेड कंसिडर नहीं करना है ना. और जो आपका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट होता है, अगर नहीं पता तो अब याद कर ले. दैट इज आर नॉट टाइम्स एन स्क्वायर, वेयर आर नॉट इज द बोर्स रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम. ये हमें दे भी रखा है ना. कितना दे रखा है आपको बोर्स रेडियस? 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है. एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अब क्या करेंगे बच्चे? बच्चे करेंगे एन इज इक्वल टू 2 पे रेडियस ही तो निकालना है. रेडियस क्या होगा एन इज इक्वल टू 2 पे? आर नॉट की वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू 2 पुट करी, 0.53 इंटू 4 और आंसर निकाल दिया एंगस्ट्रॉम में. यही तो करेंगे सब. बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? बिकॉज मैम हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है.
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पूछा है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यही करा होगा, जल्दी जल्दी में n = 2 पे रेडियस की वैल्यू निकाल ली और आराम से पेन नीचे रख के छोड़ दिया कि अरे वाह, इस क्वेश्चन में तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। बट नो, दिस क्वेश्चन यू हैव टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। एक एक वर्ड को आपको अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन के, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यही तो हमारे सीबीएसई चाह रही है कि आप एक छोटी सी सिली मिस्टेक करो और आपके नंबर काट ले और आपके 100 नंबर ना पाए, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मौका नहीं देना है सीबीएसई को एक भी नंबर काटने का, हमें तो पूरे नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट, राइट। और ये ग्राउंड स्टेट क्या है मैम, n = 1 है। तो जो आपकी n = 1 स्टेट है, वो तो है ग्राउंड स्टेट। n = 2 is the first excited state and n = 3 is the second excited state। तो जब आपसे उसने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का रेडियस पूछा है, मतलब आपको क्या निकालना है मैम, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ n = 3। ये करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। क्या सही करना है, रेडियस निकालना है। कौन से ऑर्बिट का निकालना है मैम, n = 3 ऑर्बिट का निकालना है। तो चलो जल्दी से निकालो। r फॉर n = 3 विल बी 0.53 into 3 square, which is 0.53 into 9, and that will come out 4.77 angstrom। क्या आंसर आएगा मैम हमारा, 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या है, सही आंसर है। अगर मीटर में पूछा है तो मीटर में आंसर क्या हो जाएगा, 4.77 into 10⁻⁻10 मीटर। वाई, बिकॉज 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। नहीं पता तो लिख लो, बॉक्स बना लो, और रिवाइज करते वक्त इसको अच्छे से याद कर लो कि जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, उसका फॉर्मूला होता है r = r0n², वेयर r0 इज द बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो n = 1 पे है फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन का n = 1 पे क्या रेडियस होता है ऑर्बिट का, उसको हम लोग बोर्स रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एंड 1 angstrom क्या है, वो भी आपको लर्न चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने इस क्वेश्चन से रिवाइज करे हैं, वो रेडियस का, फोर्स रेडियस का, और एंगस्ट्रॉम एंड मीटर के कन्वर्जन का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया करने में। चलो, इजी भी था, डिफिकल्ट भी नहीं था। आई होप सबका हुआ हो खुद से। नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, अभी तो बहुत दिन है ना। रिवाइज करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे क्वेश्चंस को, या साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉज कर लो वीडियो, मैं रीड कर देती हूँ एक बारी, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। होगा, खुद से होगा। खुद से ट्राई करे बिना सॉल्यूशन देखने में कोई मतलब नहीं है। एक बारी पेन उठाओ, करने की कोशिश जरूर करो, है ना। क्योंकि टेप के, मैंने कहा ना कि 5th क्लास का बच्चा भी टेप के आंसर तो कर देगा। बट हमें क्या है, हमें क्वेश्चन को एक बारी खुद से अप्रोच करना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पेपर में एक वही क्वेश्चन आए जो मैंने पहले कर रखा है। बट अगर मुझे एक क्वेश्चन को देख के फिगर आउट करने की हैबिट होगी ना, कि अच्छा ये इस टॉपिक में से आया है, इस टॉपिक में से ये इस चीज से निकाल सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग उसको और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो चीज जब तक हमें खुद से नहीं आएगी ना करने की, तब तक हमारे दिल में डर बैठा रहेगा कि यार फिजिक्स में ना कुछ भी आ सकता है। नहीं, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, हम कुछ ना कुछ करके उसका आंसर जरूर निकाल के देंगे, और आपको सही निकाल के देंगे, गलत नहीं सही देंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ। आप इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर रहे हो, जैसे आपको फिगर में शो करा हुआ है। आपसे उसने पूछा है, एक बार आपने इसको कट कर लिया, जब आप इस लेंस को कट करोगे इस तरीके से, तो आपको जो 2 लेंस मिलेंगे कट करने पर, एक लेंस मिलेगा कुछ इस तरीके से, और एक लेंस आपको मिलेगा कुछ
इस तरीके से, राइट। इसी तरीके से दो लेंस मिलेंगे। आपसे उसने पूछा है कि ये जो दो लेंसेज मिलेंगे आप मुझे इसका फोकल लेंथ बता दीजिए, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई जरूर करना पॉज करके, ठीक है। खुद से जरूर करने की कोशिश करना, सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। है तो ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का, इतना तो हमने सबने फिगर आउट कर लिया कि है रे ऑप्टिक्स का। लेंसेज का क्वेश्चन है, लेंस में से आ रखा है। और फोकल लेंथ निकालने का रिलेटेड क्वेश्चन है। अब फोकल लेंथ हमने कैसे निकालनी सीखी है, एक तो लेंस फॉर्मूला से सीखी है। बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कुछ भी नहीं दे रखा। लेंस फॉर्मूला में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बैठा होता है। और क्या फॉर्मूला सीखा है लेंस से रिलेटेड? मैम लेंस मेकर्स फॉर्मूला सीखा है ना? सीखा है कि नहीं सीखा? मैम लेंस मेकर्स फॉर्मूला सीखा है। ये क्यों डाला है मैंने क्वेश्चन इस बारी? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को डाला है ना। क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए हमें आगे जाना है ना। ऐसे नहीं करना है कि जो कर लिया वो कर ही लिया, छोड़ ही दिया उसको, नहीं। वो दोबारा भी तो आ सकता है। इतनी बारी करेंगे जब तक पक्का नहीं हो जाता, और इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार ही करें, वरना नहीं करते। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा जोर लगाएंगे, है ना। अब जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, अगर सब बच्चों को याद हो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/s = μ - 1, 1/r1 - 1/r। ठीक है। अब यहाँ तो सिर्फ किसकी बात करी है हमने? जो लेंस है उसकी बात कर रखी है। लेंस को मीडियम की बात नहीं करी। तो जब भी मीडियम गिवन नहीं होता हम लोग मीडियम क्या ले लेते हैं? वैक्यूम ले लेते हैं, कि लेंस जो है वो वैक्यूम में रखा हुआ है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ म्यू पुट करा है लेंस का। हम लोग अभी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर वो दे रखा होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, है ना। अब जल्दी से देखेंगे सब बच्चे। जब हमारा लेंस इंटैक्ट था, ठीक है, जब हमारा लेंस इंटैक्ट था, तो आई होप सबने ट्राई कर लिया हो तो सॉल्यूशन पे आए हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल साथ साथ टेपने लग गए, है ना। चलो अब देखेंगे सब बच्चे। एक कर्व्ड सरफेस ये वाली है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस जिसका पोल है P1, और एक कर्व्ड सरफेस ये है जिसका पोल है P2, है ना। जो P1 सरफेस है, जो P1 वाला कर्व्ड सरफेस है, उसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लूं R, राइट, उसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं? R। और जो P2 वाली सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम ले लेंगे कैपिटल R। क्यों कैपिटल R क्यों ले रहे हैं दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्योंकि मैम क्वेश्चन में बोला है कि वो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब दोनों सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? सेम है ना। तो इसके लिए, इस लेंस के लिए जो R1 है वही क्या होगा? R2 होगा। जो P1 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस के लिए है। अब देखो इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन। P1 के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पे है? इससे राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे जाना पड़ रहा है मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा +R। और मैम P2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, है ना। यहाँ पे होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर। और लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है? मैम -R। द साइन कॉन्वेंशन से अगर आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, यहां से अगर आप इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, है ना। जो आपका साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से डिसाइड होता है। तो यहां पर हमने क्या करा, साइन कन्वेंशन लिख लिया इस तरीके से। अब जल्दी से देखते हैं इस लेंस का फोकल लेंथ हमें कितना दे रखा है। अब देखो R1 हमारे पास क्या है? +R। R2 हमारे पास है -R। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, राइट। सब कुछ तो दे रखा है हमें। तो 1/15 = नहीं गिवन, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1/R माइनस 1/-R क्या आ गया? 1/15 = μ - 1/1/R। माइनस माइनस कैंसिल, क्या बन गया? +1/R। 1/R + 1/R क्या आ गया? 2/R। अब बच्चे नहीं है, थोड़ी सी क्या, थोड़े से स्टेप स्किप करना सीखेंगे कैलकुलेशंस के, है ना। चलो, तो 1/30 = μ - 1/R। ये मेरे पास जो है वो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
ये हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करा फॉर दिस लेंस, फाइन, पूरे लेंस के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं लेंस वन, इसको बोल देते हैं लेंस टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर लेंस वन। एक बार लेंस वन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 1/f इसका निकालना है ना, तो इसको f1 बोल देते हैं, है ना। इसकी फोकल लेंथ जो है वो पूरी f1 है, ये निकालना है मुझे। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा लेंस का? नहीं चेंज होगा, कट ही तो करा है, ग्लास मटेरियल तो सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा। ये क्या है अब, पोल P1, ये क्या है, पोल P2। P1 के लिए जो R है वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो R1 क्या है, प्लस R। लेकिन R2 क्या है मैम, R2 P2 वाली सरफेस तो प्लेन है, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। और किस तरफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट डजेंट मैटर, R2 क्या है हमारे पास, इंफिनिटी, है ना। तो देखो जल्दी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/R1, R1 में क्या पुट करेंगे, R, और -1/R2 में क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी। तो 1/f1 क्या आ गया, μ-1 अपॉन कैपिटल आर। और μ-1 अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/30। तो F1 क्या आ गया, F1 कम्स आउट 30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारे पास F1 की वैल्यू, F1 इज कमिंग आउट 30 सेंटीमीटर। जो हमारा F1 है दैट इज कमिंग आउट 30 सेंटीमीटर। अब एक बारी लेंस टू के लिए भी कर लेते हैं जल्दी से ये। मुझे लग रहा है आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, आई एम एक्सप्लेनिंग टू मच, है ना। पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्किप नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितना मैं कराऊँ ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में चले जाएं, घुस जाएं, कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। हो सकता है थोड़ी लंबी जाए वीडियो, कोई बात नहीं, 40 मिनट की जगह 1 घंटे की वीडियो, 15 मिनट और सही, 20 मिनट और सही, पर जितना करेंगे उसको अच्छे से करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी के करने के चक्कर में ना कोई अपना ही नुकसान करेंगे, है ना। 10 मिनट से अगर हमारा ही भला हो रहा है तो भला ही सही। और मैं बोल रही हूँ तो और लंबी हो रही है वीडियो, चलो थोड़ी ये वाली चीज बाद में करेंगे। 1/f2 = μ-1। अब यहाँ पे P1 के लिए R1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और P2 के लिए R2 क्या हो जाएगा, -R, है ना, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड है। तो 1/R1 विच इज इंफिनिटी -1/R2। R2 क्या है अब हमारे पास, -R, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/f2 भी क्या आ गया, μ-1/R आ गया। तो यहां से F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ, दोनों हाफ का फोकल लेंथ क्या है, 30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और दोनों फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव की गलती कर देंगे, इसलिए ध्यान से करवा रही हूं मैं, एक एक साइन को कंसिडर करके इस क्वेश्चन को करवाया है मैंने। आई होप कोई दिक्कत ना आई हो सबको इस क्वेश्चन में, मजा आ गया हो ये क्वेश्चन करके। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा दिमाग यूज होता है, थोड़ा सा हमें सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस होते हैं। पर हाँ, अगर ध्यान से किया जाए और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, मजा आया ये क्वेश्चन करने में, है ना। चलो गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से। आप कभी अपना बोर्ड के प्रीवियस ईयर खोलना, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे 10 ईयर में अपनी, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। एंड बता देते हैं, चलो थोड़ी सी हिंट दे देते हैं अगर आपको नहीं आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू करंट वायर्स। अगर दो आपके पास करंट कैरी कंडक्टर्स हैं, जिसके अंदर करंट जो है वो इस तरीके से है, सपोज इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो एक दूसरे पे ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करो।
ठीक है, पॉज करो वीडियो, एक बार ट्राई करो। अगर नहीं समझ आता है तो गो टू द सॉल्यूशन, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना एक बार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपने टर्म वन एग्जाम के लिए पढ़ा होगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया हमें, है ना। तो आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो करा होगा। तो बट इसको एक बार रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब रिविजन करना छोड़ देते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े से ढीले हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक बार इसको ट्राई करो एंड देन विल मूव टू द सॉल्यूशन। हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बारी। जब भी हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, अगर उनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स होता है अट्रैक्टिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर दो कंडक्टर्स के बीच, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है जिसके अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे को रिपल रिपेल करते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स होता है दैट इज रिपल्सन। फाइन। अब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, सपोज अगर इस वायर की वजह से मैं वायर नंबर 2 पे फोर्स लिखूं पर यूनिट लेंथ, तो जो फोर्स है ऑन वायर 2 ड्यू टू वन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर 2, दैट इज गिवन बाय, बहुत आसान है याद करना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 टाइम्स दोनों के करंट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो इनके बीच के डिस्टेंस को विच इज स्मॉलर। इतना आसान है इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को याद रखना। न्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, दोनों के करंट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो उनके बीच के डिस्टेंस से। इतना सिंपल है, इसको याद करना, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करा था विच इज, जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय बी टाइम्स आई क्रॉस एल। ओ सॉरी, वेट, why is my eraser not working? Yeah, just okay. सो यस, तो जो फोर्स होता है दैट इज, हटा देते हैं यहाँ से, ओके। सो जो फोर्स है दैट इज आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है। अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, आई टाइम्स एल क्रॉस बी लगता है। अब सब बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना। अगर मुझे 2 एम्पियर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, आई विल यूज द राइट हैंड। मैं वायर को इस तरीके से पकड़ूंगी कि मेरा जो थंब है इट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 2 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने वायर को इस तरीके से पकड़ लिया अपने राइट हैंड में। अब जब मैंने इस तरीके से वायर को पकड़ा, तो मुझे दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के लेफ्ट हैंड साइड से बाहर की तरफ आ रही है। अपनी फिंगर्स का कर्ल देखना है मुझे, है ना। कर्ल मुझे बता रहा है कि वायर के लेफ्ट हैंड साइड से फिंगर जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, और वायर के राइट हैंड साइड से फिंगर जो है वो अंदर जा रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर की वजह से, जो ये 2 एम्पियर की वायर है उसकी वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वायर के इस तरफ राइट हैंड साइड में, दैट इज इनवर्ड्स द प्लेन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड्स द प्लेन। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स द प्लेन होता है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, इनवर्ड द प्लेन, इट इज एन एरो, राइट। आउटवर्ड्स को डॉट से करते हैं, इनवर्ड्स को किससे करते हैं, एरो से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि जो ये एबी वाली वायर है और जो ये 2 एम्पियर वाली वायर है, इन दोनों में करंट जो है वो क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन मुझे नेट फोर्स बताना है रेक्टेंगुलर कॉइल पे, मैं और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में कितना नेट फोर्स है, ठीक है। दूसरी वायर को छोड़ देंगे हम, ठीक है। सो दिस इज फोर्स on AB
एंड दैट इज टुवर्ड्स द वायर। सिमिलरली जो ये वाली वायर है, सीडी वाली वायर और 2 एम्पियर वाली वायर, वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जो है वो क्या होगा, रिपल्सिव। वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये 2 एम्पियर की वायर जो है वो इसको रिपेल करेगी, है ना। अब जो बीसी वाली वायर है और जो एडी वाली वायर है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब फोर्स जो है वो ये कह रहा है कि एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। एल की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो एल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के इनवर्ड्स है। तो मैंने अपने पाम को ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स घुमाया, तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, ऊपर की तरफ आ गई। तो बीसी में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर आ जाएगी, और जब आप इसी तरीके से एडी में निकालोगे फोर्स की डायरेक्शन, तो वो डाउनवर्ड आ जाएगी। मैं जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक्स है ना। अगर आपको बेसिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैम इसके बेसिक्स पे एक वीडियो बना दो, और मैं फिर उसी टॉपिक पे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पर फोकस करके एक वीडियो बना दूंगी, कि बच्चों को अगर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो ये लो जी, है ना, इसको दोबारा समझ लो, ठीक है, बहुत आराम से। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ये जो बीसी वाली वायर है और जो एडी वाली वायर है, वो इस 2 एम्पियर की वायर से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। कैसे, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे है, और लास्ट वाला पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर हर पॉइंट इस 2 एम्पियर की वायर से उतने ही डिस्टेंस पे है, दोनों जगह एक एक पॉइंट है जो 2 एम्पियर की वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब जो बीसी वाला फोर्स है और जो एडी वाला फोर्स है वो क्या है, आपस में दे विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना। तो जो एफ ए बी है एंड एफ सी डी विल गेट कैंसल आउट, बिकॉज एक तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और उनकी डायरेक्शंस क्या है मैम, ऑपोजिट है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट। अब नेट फोर्स में सिर्फ दो फोर्सेस बच गए, एक एबी वाला फोर्स बच गया जो लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, एक सीडी वाला फोर्स बच गया जो राइट हैंड साइड लग रहा है। एफ ए बी लिखते हैं जल्दी से। फोर्स ऑन ए बी विल बी, इसको यूज करेंगे, इस L2 को मैं यहां ले जाती हूँ, है ना, तो फोर्स क्या बन जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई टू I1 इंटू I2। पहली वायर में करंट कितना है, 2 एम्पियर, दूसरी वायर में करंट कितना है, 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाय आर, स्मॉल आर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। बट एक समझदार बच्चा क्या करेगा, इसको मीटर में पुट करेगा, डिवाइड बाय 100 करके पुट करेगा। पुट करो जल्दी से, डिवाइड बाय 100 करके क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, है ना। एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द लेंथ ऑफ द वायर। इस ए बी की लेंथ कितनी है मैम, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करा तो 0.15 आ गया, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मुझे दिख ही रहा है, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30, टाइम्स म्यू 0 बाय 4 पाई इज योर फोर्स ऑन द ए बी लेंथ। सिमिलरली फोर्स ऑन द सी डी लेंथ विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट दोनों वायर्स में कितना है, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक है डिस्टेंस, और इसके आगे कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर। तो 2 + 10 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0.12, और लेंथ ऑफ द वायर अभी भी क्या है, 0.15। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, 5 टाइम्स म्यू 0 बाय 4 पाई, है ना। बट ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, ये जो है वो राइट हैंड साइड लग रहा है। तो मैम नेट फोर्स जो होगा कौन सा बड़ा है, एफ ए बी बड़ा है या एफ सी डी बड़ा है, मैम एफ ए बी बड़ा है। तो एफ ए बी माइनस एफ सी डी जो है वो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा,
and the net force will be 30 mu naught upon 4 pi minus 5 mu naught upon 4 pi, which is 25. And what is the value of mu naught upon 4 pi? The value is 10 raised to power minus 7, and you will get the unit न्यूटन. क्या वैल्यू मिलेगी आपको? यूनिट क्या मिलेगी हमें? द वैल्यू विल बी न्यूटन. जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी न्यूटन. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ये हमारा क्या है? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल इज 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7. ठीक है. तो आप देख सकते हो इस एक क्वेश्चन में कितने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज हुए. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? द नेट डायरेक्शन इज द लेफ्ट हैंड साइड. नेट डायरेक्शन क्या है फोर्स की? मैम लेफ्ट हैंड साइड है. क्यों? क्योंकि ए बी वाला फोर्स सी बी से बड़ा है ना. ए बी वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में था, इसलिए नेट फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई? जो ए बी वाले फोर्स की डायरेक्शन थी, विच इज लेफ्ट हैंड. तो जब भी नेट फोर्स देना है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी देना है और डायरेक्शन भी देना है. डायरेक्शन में भी आधे नंबर कट गए. इसलिए ध्यान रखना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करने से फायदा होता है. क्योंकि जितने हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करते जाते हैं, उतना हमें एक्सपीरियंस मिलता जाता है कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है. ठीक है. तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन सबको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के पर्पज से. मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड में, है ना. तो बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, जो फेवरेट सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस है ना, जो हमें पता है कि ये तो आते ही आते हैं, करने ही चाहिए. जो बंदा नहीं करके जा रहा वो क्वेश्चन वो अपना नुकसान करा के जा रहा है. मतलब 100 तो छोड़ो, फिर तो वो ठीक है. तो मेहनत. चलो क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास. कॉन्सेप्ट्स को वीक नहीं छोड़ेंगे, साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे. Why do charges reside on the surface of the conductor? हमें पता है चार्जेस जो है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रिजाइड करते हैं. Why is the question? ऐसा क्यों है कि जो सरफेस है उसके ऊपर चार्जेस रिजाइड करते हैं? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर? एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो मैं आपको लिखने का तरीका आज बताऊंगी. ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आता है तो आपको बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए. आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना. अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ना एंट्रेंस एग्जाम्स में सिखाते नहीं है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. मैं सिखाऊंगी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ताकि आपके फुल मार्क्स आए. आपको आधा नंबर भी नहीं कटवाना है अपने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में. ठीक है. तो इसीलिए ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है. ठीक है. क्वेश्चन इज why do charges reside on the surface of the conductor? We'll write that in conductor. कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इन कंडक्टर the charges are free to move. Charges क्या होते हैं? They are free to move. They can go anywhere in the conductor. The charges exert repulsive force on each other. चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना. दे आर एक्सर्टिंग रिपल्सिव फोर्सेस ऑन ईच अदर टू मिनिमाइज the repulsive force, the separation between the charges. To minimize the repulsive force, the separation between the charges should be maximum, and the separation between the charges, between पूरा लिखना, ठीक है, नोट्स में तो चल जाएगा, is maximum when the charge or the charges reside on the surface of the conductor.
चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स तब होगा रिपल्सिव जब उनके बीच की सेपरेशन सबसे ज्यादा होगी। एंड चार्जेस एक दूसरे से कितना दूर जा सकते हैं, जितना सरफेस ऑफ कंडक्टर का है उससे ज्यादा दूर से नहीं जा सकते ना, उड़ के बाहर चले जाएंगे नहीं। जितना कंडक्टर की सरफेस है उतना दूर जा सकते हैं एक दूसरे से। तो सारे चार्जेस सरफेस पे चले जाते हैं, जिससे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इसीलिए चार्जेस क्या करते हैं, दे रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, according to Gauss's law, electric flux is equal to charge enclosed divided by epsilon naught, which is closed integration E dot dA, right? In a conductor, in a charged conductor, charge enclosed is equal to zero as no charge resides in the conductor. कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। तो अगर अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं तो चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर चार्ज एनक्लोज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इनसाइड, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, दैट इज जीरो। हमेशा एक चार्ज कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, मैम वो सारे के सारे सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रिजाइड कर रहे हैं। और अंदर अगर मैं एक गॉसेस सरफेस बनाऊं, एक क्लोज गॉसेस सरफेस बनाऊं, तो इसके अंदर क्या कोई चार्ज है, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। इस वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिसका आंसर आपको पता जरूर होगा, बट आप जब उसको लिखोगे तो आप लिखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, है ना। और टीचर को क्या चाहिए, टीचर को एक सेट लैंग्वेज चाहिए, उसको कीवर्ड्स चाहिए कि अच्छा बच्चे ने अगर ये वाला कीवर्ड लिखा है तो नंबर मिल गए, है ना। बोर्ड की चेकिंग में ये होता है, हमारे को पता है ना। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका होता है, और एक बारी आप उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझ लोगे कि आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है, एक एक चीज स्टेप को समझाना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और हमें एक नंबर भी नहीं गंवाना है अपने नंबर, हमें पूरे 100 में से 100 चाहिए, हमें आधा नंबर भी नहीं कटवाना है ना। तो फुल मार्क्स के लिए फुल मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, आई होप सबको समझ आया हो ये क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द डेरिवेशन। तो मुझे सबको पता है क्वेश्चन नंबर 5 हम हमेशा एक डेरिवेशन रखूंगी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, 5 5 नंबर की आती ही डेरिवेशन है, लंबी लंबी डेरिवेशन आती हैं। उसमें से एक डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली डेरिवेशन करानी है, जो मुझे पता है कि एग्जाम में आती आती है, बहुत ज्यादा चांसेस है, 95% चांसेस जिनका होता है बोर्ड में आने का। स्टेट द किरचॉफ्स लॉज, आपको किरचॉफ्स लॉज को स्टेट करना है। दो किरचॉफ्स लॉज होते हैं, एक तो करंट लॉ होता है, एक तो वोल्टेज लॉ होता है, इतना सबको याद होगा, है ना। उसको आपको बताना है, स्टेट करना है क्या होते हैं लॉज। बैलेंस कंडीशन डिराइव करनी है ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की आपको बैलेंस कंडीशन डिराइव करनी है यूजिंग द किरचॉफ लॉ। तो सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ लॉ, दो दो मार्क्स की। बैलेंस कंडीशन डिराइव करना व्हीटस्टोन ब्रिज की, 3 मार्क्स, क्योंकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करना है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसकी बैलेंस कंडीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। अगेन, आई एम गिविंग यू दिस डेरिवेशन एज द होमवर्क। आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी है। अगर आपके पास इसकी डेरिवेशन अवेलेबल है तो आपके पास जो आपको डेरिवेशन समझ आई हुई है उस डेरिवेशन को याद करिए, उस डेरिवेशन को कम से कम 3 4 बारी लिख के देखिए, घुसा लीजिए दिमाग में, ऐसे कि अगर आप जैसे होते हैं ना कि पूछा जाए तो रट्टू तेतो की तरह बोलना शुरू कर दे डेरिवेशन, क्योंकि हमें तो पूरे मार्क्स चाहिए जी। हमें कहीं पर भी स्कोप नहीं छोड़ना है कि कहीं पर हमारी कोई गलती हो जाए, ठीक है।
तो उस डेरिवेशन को एक बार जरूर कर लीजिए। और अगर आपको कहीं पर नहीं है डेरिवेशन आपके पास अवेलेबल, then I am here. I'll be uploading a video for the derivation of the this statement of Kirchhoff's law and to derive the balance condition of the Wheatstone bridge। ठीक है, तो ये मेरा काम है। अगर आपके पास नहीं है, मैं आपको लिंक अटैच करके दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसकी डेरिवेशन को देख सकते हो और लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं सबसे इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस की डेरिवेशंस पहले करा रही हूँ, जो स्टार्टिंग की वीडियोस होगी, है ना, जो मुझे पता है कि अच्छा खासा चांस है इसका बोर्ड में आने का, है ना। तो जो नंबर आपको पता है कि ये आने ही आने हैं, पहले उन्हें पक्का करो और मेहनत करते रहेंगे, है ना। पहले उनको तो पक्का करो जो क्वेश्चन हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, है ना। और उसकी तैयारी अभी से ही शुरू करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 दिन पहले किताब खोलेंगे फिर देख रहे हैं टेंशन में क्या क्वेश्चन आना है, क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, अभी टाइम है, यही टाइम है पढ़ने का। अब जिस टाइम पे बच्चे जो है वो अभी भी सीरियस नहीं है, वैसा नहीं बनना है हमें। हमें अभी से ही सीरियस हो जाना है कि भाई करके दिखाना है ना। यही तो डिफरेंस है एक 100 मार्क्स वाले बच्चे में और एक शायद 90 या 92 मार्क्स वाले बच्चे में। ये मेहनत का डिफरेंस है ना, कि हमें ये 90 दिन इतनी अच्छे से मेहनत करनी है कि वो जो 8 मार्क्स का गैप है हमारा, ये जो 5 मार्क्स का गैप है हमारा, जो हमें 100 लाने से रोक रहा है, वो गैप नहीं छोड़ना है हमें। उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मजा आया आज क्वेश्चन करने में। सीरियसली मुझे आज जेनुअनली बहुत मजा आया क्वेश्चन को करने में। आई होप आपको भी बहुत मजा आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है, साइन कन्वेंशन नहीं आ रही है, ये फॉर्मूला कैसे आया, कुछ भी दिक्कत है, ask me in the comment section. If you like the video, hit the like button. Share this video with your friends. अकेले अकेले जो है वो गुल्ले नहीं लूटने हैं, है ना। सबके साथ, सबको साथ लेके चलना है ना। अपने फ्रेंड पे नजर रखनी है, उसकी तैयारी कैसे चल रही है, वो आप पे नजर रखेगा। दोनों की तैयारी 100% होनी चाहिए। दैट इज वॉट फ्रेंडशिप इज। अकेले नहीं जाना है, पूरे ग्रुप को साथ लेकर जाना है ना। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो कॉमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं करा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ज्यादा कंटेंट के लिए। ठीक है, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द डे 3 ऑफ योर रिविजन। एंड बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, बी फोकस्ड एंड yes, we can do it, right? We will do it. We can and we will do it. Okay, bye everyone.